हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, किससे उसका निर्माण होता है। हमने देखा था कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण 3 अवयवों से होता है और 3 अवयव कौन कौन से थे। तो वो 3 अवयव थे शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार या कार्बनिक क्षार और तीसरा था फास्फोरिक अम्ल। तो आज इस लेक्चर में हम इन तीनों जो अवयव हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से ये डीएनए का निर्माण करते हैं और ये खुद क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है न्यूक्लिक अम्ल के अवयव। हम जान ही चुके हैं कि न्यूक्लिक अम्ल के 3 अवयव होते हैं, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरिक अम्ल। सबसे पहले देखते हैं हम शर्करा के बारे में कि शर्करा क्या होती है। तो शर्करा जो न्यूक्लिक अम्ल में जो शर्करा पाई जाती है वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अब दोनों की दोनों ही पेंटोज शर्करा होती हैं। कैसी होती हैं? पेंटोज। हम लिख सकते हैं कि पेंटोज शर्करा। इधर भी आप लिख सकते हो पेंटोज शर्करा। आगे देखिए, हमने कहा ये पेंटोज शर्करा है, इसका मतलब इसमें 5 कार्बन हैं और 5 कार्बन, इसका सूत्र होगा C5H10O5। C5H10O5 ये तो होगा राइबोज शर्करा का। जबकि जो डीऑक्सी राइबोज शर्करा है उसका सामान्य सूत्र होगा C5H10O4। ये सामान्य सूत्र होगा इनका। अब आगे यदि हम इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 5 कार्बन होते हैं, C1, C2, C3, C4 और C5। ये 5 कार्बन हैं। दोनों की दोनों ही राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा दोनों में ही 5 कार्बन हैं। 4 और ये 5, पांचों कार्बनों को हमने नंबरिंग दे दी। दोनों की दोनों सेम है, 5 कार्बन है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो C2 कार्बन पर अंतर है। इसके C2 कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है और इसके C2 कार्बन पर हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है। अंतर सिर्फ इन 2 चीज़ों का है। आप देख सकते हो हमने जिसको डॉट डॉट से बंद किया है वो यहाँ पर C2 कार्बन में OH दिया हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ है। इसको डीऑक्सी नाम दिया गया है, डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि ये राइबोज शर्करा थी, ये राइबोज शर्करा है। इस राइबोज शर्करा के सेकंड नंबर के कार्बन से दूसरे नंबर के कार्बन से एक ऑक्सीजन निकाल दिया गया, यानी कि इसे इसका डीऑक्सीजनीकरण कर दिया गया। तो इसे नाम दे दिया गया डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। यदि इससे एक ऑक्सीजन बाहर निकाल देंगे C2 कार्बन से तो हम इसे नाम दे देंगे डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा वही तो है। यहाँ से यहाँ पर एक OH जो एक ऑक्सीजन था वो निकाल दिया गया तो एक हाइड्रोजन बच गया, तो इसका नाम हो गया डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो दोनों शर्कराओं के सामान्य सूत्र हैं C5H10O5, C5H10O4, यानी कि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी हो गई। एक ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ही हमने इसे, एक ऑक्सीजन की कमी हो गई इसलिए हमने इसे नाम दे दिया डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अब ये स्ट्रक्चर आपने देख ली। इसके बाद में देखना है कि जो राइबोज शर्करा है वो आरएनए में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है, जबकि डीऑक्सी राइबोज शर्करा वो डीएनए में पाई जाती है। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। आपको अपने नोट्स में इन्हें ऐसे के ऐसे लिखना है। सबसे पहले लिखना है पेंटो राइबोज शर्करा में लिखना है पेंटो शर्करा है। दूसरा लिखना है सामान्य सूत्र इसका जो कि ये है। इसके बाद इसका संरचना सूत्र लिखना है जो कि ये है और लिखना है आरएनए में पाई जाती है। इसी प्रकार इसमें लिखना है पेंटो शर्करा है, सामान्य सूत्र इसका ये है, संरचना सूत्र इसका ये है और ये डीएनए में पाई जाती है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है इसका नाइट्रोजनी क्षार। हमने कहा था 1 नंबर पर क्या अवयव है इसका? शर्करा। दूसरा अवयव है इसका नाइट्रोजनी क्षारक। तो देखते हैं नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी क्षारक। इनको नाइट्रोजनी क्षार बोल सकते हो या फिर आप नाइट्रोजनी क्षारक भी बोल सकते हो। इन्हीं को हम कार्बनिक क्षारक भी बोल सकते हैं, कार्बनिक क्षार।
जो नाइट्रोजनी क्षारक है उन्हीं को हम कार्बनिक क्षारक भी बोल सकते हैं। अब जो नाइट्रोजनी क्षारक है या कार्बनिक क्षारक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं प्रीमिडिन्स। कौन कौन से? एक तो हैं प्यूरिन्स और दूसरे हैं प्रीमिडिन्स। अब प्यूरिन्स भी दो होते हैं, दो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। एडेनिन को ए से दर्शाया जाता है, ग्वानिन को जी से दर्शाया जाता है। अब बी आता है प्रामिनिन, यानी कि नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के हैं, एक तो है प्यूरिन्स और दूसरे हैं प्रीमिडिन्स। अब जो प्रीमिडिन्स हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है साइटोसिन सी और दूसरा होता है थायमिन टी। लेकिन आरएनए में यूरेसिल प्रीमिडिन पाया जाता है और डीएनए में थायमिन। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जो प्रीमिडिन है साइटोसिन वो तो पाया जाएगा डीएनए आरएनए दोनों में, लेकिन थायमिन पाया जाएगा डीएनए में और यूरेसिल पाया जाएगा आरएनए में। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आता है हमारा फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल होता है इसमें वो होता है H3PO4। ये इसका सामान्य सूत्र है जो आपको याद रखना है। और इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से होती है। हम जानते हैं कि फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है, तो हम इसकी 5 संयोजकता या 5 जो वैलेंसी है वो कंप्लीट करनी होती है। तो हम इसमें OH, क्योंकि हमारे पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन के लिए हम 3 OH जोड़ देते हैं इसमें, OH और OH। अब हमारे पास में एक ऑक्सीजन बच गई है तो उस ऑक्सीजन को हम डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। अब देखिए इसकी 5 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, 2, 3, 4 और 5। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होती है फास्फोरिक अम्ल की। तो आप इनको अपनी नोट्स में अच्छे से लिखिए और देखिए कि किस किस प्रकार से कौन कौन से अवयव हैं। अब हम देखेंगे कि ये अवयव मिलकर किस प्रकार से डीएनए का निर्माण। हम देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल का जो निर्माण है वो कुछ इस प्रकार से होता है। शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक, यानी कि शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार जो हमने पढ़े थे अभी, वो दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड से यदि फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाए तो इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। किसे? न्यूक्लियोसाइड से यदि फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाए तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, वो निर्भर करेगा कि उसमें शर्करा कौन सी है। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड का निर्माण, सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बना यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किस तरीके से होता है। तो इसमें कहेंगे कि शर्करा का C1 कार्बन एवं नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। शर्करा मिल रही है और नाइट्रोजनी क्षारक। शर्करा का C1 कार्बन देखिए किस प्रकार से, हमने अभी स्ट्रक्चर देखी थी शर्करा की, वो कुछ इस प्रकार से थी। ये C1 कार्बन था, ये C2 था, ये C3 था, ये C4 था, और ये C5 था। ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम तो ये C1 पर क्या थे? H था, OH था। इसी प्रकार से तो था H और OH। ठीक है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर H था, OH था, यहाँ पर H था, यहाँ पर OH था। ये संरचना बनाई है हमने राइबोस शर्करा की। ठीक है। यदि इसे हम डीऑक्सीराइबोस बनाते तो यहाँ से एक OH समूह निकल जाता और यहाँ पर सिर्फ OH समूह नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन निकल जाता, एक हाइड्रोजन बच जाता। तो अब देखिए आप लोग, इसमें हमें जो नाइट्रोजन बेस हैं वो इस OH से जुड़ जाते हैं। क्या? इस OH से हट करके ये OH यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ जाते हैं। इनको हम NB यानी कि नाइट्रोजनी क्षारक भी कहते हैं, NB भी कह सकते हो शॉर्ट में आप इनको। तो यहाँ पर ये जुड़ जाते हैं OH समूह हटने के बाद में, यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक जुड़ जाते हैं। तो ये संरचना एक न्यूक्लियोसाइड की संरचना है। किस संरचना है? न्यूक्लियोसाइड की एक संरचना है जिसमें शर्करा राइबोस शर्करा है। अब इसे आप डीऑक्सीराइबोस शर्करा बनाना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम, इस ऑक्सीजन को निकाल देंगे
डीऑक्सीराइबोस शर्करा बन जाएगी। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड के निर्माण के लिए, जो न्यूक्लियोटाइड है उसके निर्माण के लिए जो डीएनए होगा, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जा रही है, डीएनए में पाई जा रही है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। कौन सी शर्करा, डीएनए में पाई जा रही है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। तो डीएनए में जो फॉस्फोरिक अम्ल है वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा के या तो C3 या C5 कार्बन से जुड़ सकता है। कौन से, C3 या C5 कार्बन से जुड़ सकता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा में डीऑक्सीराइबोस शर्करा में फास्फोरिक अम्ल C3 या C5 कार्बन से जुड़ जाता है। या तो C3 से जुड़ेगा या फिर C5 से। यदि हम बात करें जबकि राइबोज शर्करा में फास्फोरिक अम्ल C2, C3 या C5 कार्बन से जुड़ जाता है और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। देखिए डीऑक्सीराइबोस शर्करा में फास्फोरिक अम्ल C3 या C5 कार्बन में जुड़ सकता है। हम बात करें डीऑक्सीराइबोस शर्करा की, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा में यहाँ पर OH समूह नहीं होता है। फास्फोरिक अम्ल के जुड़ने के लिए OH समूह आवश्यक होता है। देखिए नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है C1 कार्बन पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बच गया है। अब देखिए हमें इस पर फास्फोरिक समूह जोड़ना है। फास्फोरिक अम्ल क्या होता है हमारा, अभी देखा था हमने H3PO4। H3PO4 है वो हमारा क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। तो हमें इस फास्फोरिक अम्ल को जोड़ना है इससे। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमें एक H2O को बाहर निकाल देना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फास्फोरिक अम्ल जोड़ देंगे। यहाँ पर यदि हम फास्फोरिक अम्ल जोड़ें तो फास्फोरिक अम्ल क्या होता है हमारा, H3PO4। हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो किस प्रकार से बनती है स्ट्रक्चर, वो बनती है, अभी देखा था हमने, स्ट्रक्चर इस प्रकार से थी, PO OH OH और OH। अब ये वाला OH यहाँ पर इस H से रिएक्शन करके ये बाहर निकल जाता है, एक H2O बाहर निकल जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए CH2, एक ऑक्सीजन यहाँ पर रह गई, वो ऑक्सीजन। उसके बाद में क्या है, फास्फोरस, और फास्फोरस से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड वाला ये, उसके बाद में OH और उसके बाद में OH।
तो ये संरचना बन जाती है एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना। और ये काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।